राम राम सा। आपका गांव वाली आरपीसी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम एक सीरीज चला रहे थे जिसमें आरएस के जितने भी मेंस के जो पेपर हुए हैं 2024 के अंदर उनको जो है डिस्कस कर रहे थे। आज जो टॉपिक है या फिर जो मैं कहूँ कि सब्जेक्ट है वो है हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये जो सब्जेक्ट है वो मेरे हिसाब से पूरे पूरे आरएस के अंदर जो सबसे छोटा सब्जेक्ट है और इसको प्रिपेयर करना सबसे आसान काम है। बस आप मान लीजिए कि अगर आप आधा आधा घंटा भी दे रहे हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए आरएस मेंस के दौरान, तो एक महीने के अंदर आपका पूरा पूरा तैयार हो सकता है। 1 घंटा दे रहे हैं तो 15 दिन में तैयार हो सकता है, और उससे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो 5 से 7 दिन या फिर एक हफ्ते के अंदर जो है पूरा पूरा सब्जेक्ट को जो इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर बटोर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आरपीएससी है इसमें जो 7 सवाल टोटल पूछे जाते हैं उनमें से एक दो सवाल इसे ज़रूर पूछती है जिनमें बच्चों को जो है मार्किंग स्तर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। या तो वो सवाल बिल्कुल भी नहीं आता है या फिर आता है लेकिन पूरा नहीं आता है। उस तरह के सवालों को जो है फेस करना भी हमें जो है अब सीखना पड़ेगा। अब अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है आपके जो है टोटल 20 नंबर का है, और जो छोटे वाले सब्जेक्ट हैं उन्हीं का एक पार्ट है। टोटल जो सवाल हैं उतने ही पूछे जाएंगे, 7 सवाल जितने बाकी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। 5 सवाल होंगे आपके 2-2 मार्क्स के, और जो 2 सवाल होंगे होंगे आपके 5-5 मार्क्स के। अब अगर मैं इसमें पहले सवाल की बात करूं जो आपके 2024 में पेपर हुआ है, वो पहला सवाल था कि सरकारी अंकेक्षण के कोई दो उद्देश्य आप बताएं। है ना, सरकारी अंकेक्षण का आपको जो है दो उद्देश्य बताने थे। तो यहाँ पर आप सीधे दो उद्देश्य यहाँ पर लिख सकते थे। एक आपका उद्देश्य क्या हो सकता है कि जवाबदेहिता बढ़ानी, ये उद्देश्य हो सकता है सरकारी सरकारी अंकेक्षण का। दूसरा हो सकता है आपके पारदर्शिता, और भी आप लिख सकते हैं कि संसाधनों का जो दुरुपयोग है उसको रोकना एक उद्देश्य हो सकता है। अब लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि दो दो उद्देश्य तो शायद सब लिख के आए हैं, फिर एक्स्ट्रा मार्क कौन गेन करेगा। मेरे हिसाब से अगर किसी ने सरकारी अंकेक्षण को यहाँ पर परिभाषित भी कर दिया एक लाइन में तो वो एक्स्ट्रा नंबर का हकदार है। प्लस किसी ने यहाँ पर लास्ट में जाकर एग्जाम्पल दे दिया, मान लीजिए उसने के का एग्जाम्पल दे दिया, तो वो भी एक्स्ट्रा मार्क्स का हकदार है। प्लस अगर किसी ने पॉइंट लिखते लिखते ही कि पार जवाबदेता बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है उसको भी एग्जाम्पल के थ्रू अगर किसी ने कोट कर दिया तो वो मेरे हिसाब से हाईएस्ट मार्क्स गेन करने का हकदार है। लेकिन सवाल उठता है कि वो चीज़ें सब ये चीज़ें वही लिख पाएगा जिसने टाइम को अच्छे से मैनेज किया है। और मेरे साथ खुद के साथ होता है कि मैं 10-10 जो नंबर वाले सवाल होते हैं 5-5 वाले होते हैं वहां पर मेरे ओवर टाइमिंग हो जाती है कहीं ना कहीं। इसलिए मैंने खुद साइज जो है इतना ही चीज़ें लिखी है सीधी डेफिनेशन में खुद वहां पर जो है छोड़ के आया हूँ। लेकिन दो दो मार्क्स में जो है बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आपने जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं बनाया। अगर आप सीधा टू द पॉइंट भी लिख आए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने इतना डिटेल में लिखा है तो आप मान के चलिए कि आपके जो इस सवाल में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। फिर अगर आप दूसरा सवाल देखेंगे तो वो है कि सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ में निष्पत्ति अंकेक्षण के 3 आधारभूत तत्व बताइए। अब अगर मैं जैसे कि पिछला जो था कि उसमें सोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो है सीधे आपके बेसिक जो नोट्स थे अगर किसी भी टीचर से आपने पढ़ा है तो उसने उन्होंने जो है शायद आपको लिखवाई ही होगा कि क्या है। जैसे कि मैंने जो है आपके सुरेश जो राजपुरोहित हैं उनके नोट्स देखे थे, एक महेश भास्कर हैं उनके नोट्स देखे थे, तो वहाँ पर आपको जो है कहीं ना कहीं जो है वो इनके नोट्स में जो चीज़ें मिल जाएगी। और ये तो बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी मैंने पहले से चीज़ें पढ़ रखी थी, है ना, इनके नोट्स की शायद उतनी जरूरत भी नहीं पड़ी थी। लेकिन कोई सिर्फ आरएस की जो प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं बता देता हूँ कि इनके आप नोट्स देख सकते हैं। लेकिन इनके नोट्स देखने के साथ साथ खुद के नोट्स ही बनाएं आप। उनके नोट्स जैसे कि टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड करके उनके नोट्स ना पढ़ें, उनके नोट्स पढ़ें लेकिन नोट्स खुद के बनाएं, खुद से प्रिपेयर करें तभी चीज़ें याद होगी। अब जैसे कि अगला जो सवाल है वो सवाल आ रखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ निष्पत्ति अंकेक्षण की बात हो रही है क्या है, तो ये आपके सीधा सीधा जो है वो आ रखा है बेसिक नोट्स है। किसी के भी अगर आपने बेसिक नोट्स पढ़े तो आप सीधे इसका जो आंसर लिख सकते हैं, चाहे आपने सूर्य राजपुरोहित के पढ़े हों या फिर आपने महेश भास्कर जी के पढ़े हों, तो वहां पर आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अब 3 आधारभूत तत्व तो सब लिख देंगे। कौन कौन से 3 आधारभूत तत्व हो सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके इफिशियंसी था, यहाँ पर आपके जो है वो इकोनॉमी था, और एक आपका क्या था, इफेक्टिवनेस। अब ये तो सब लिख देंगे। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स कौन गेन करेगा। मेन मकसद हमारा वही है यहाँ पर वीडियो बनाने का। तो सबसे पहले है कि जिसने अगर निश्चित अंकेक्षण को परिभाषित कर दिया है एक दो लाइन में तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स का हकदार है। प्लस यहाँ पर तीन चीजें लिखने के साथ साथ उसने ब्रैकेट में भी लिख दी इसका मतलब क्या है, या फिर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स का हकदार है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ टाइम सबसे बड़ा इश्यू है। लिखने को मैं खुद वहां पर लिख सकता था लेकिन मैं खुद लिख नहीं पाया हूँ, मैं सीधे ये 3 पॉइंट खुद लिख के आया हूँ, इफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। लेकिन अगर किसी ने जो है अच्छे से चीजें मैनेज किया है टाइम वगैरह सबको, तो वो शायद ये सारी सारी चीजें वहां पर लिख सकता था आसानी से। अब आता है तीसरा सवाल
तीसरा सवाल ये कि लेखांकन की जो है दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार लेखांकन के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो ये सवाल जो है आपका आ रखा सीधा सीधा बेसिक नोट्स है। ठीक है ना, ये सवाल जो है सीधे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। और ये आपके सुरेश राजपुरोहित के नोट्स में भी हैं और भास्कर जो सर है उनके भी नोट्स में आपको मिलेंगे। और तीन चरण जो है सीधे सीधे सिंपल से चरण है। जैसे कि उसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रारंभिक लेखा होता है। अब प्रारंभिक लेखा क्या होता है, जैसे मैं अगर समझाने की कोशिश करूं, बाकी आपको टीचर समझाएंगे समझाएंगे। जैसे कि आपकी कोई किराना की दुकान है, आपने कोई सामान बेचा, मान लीजिए कि आपने 500 रुपए की शक्कर बेची और फिर दिन में कई सारे सामान बेचे, मान लो खल की बोरी बेची या फिर कुछ और बेचा, टूथपेस्ट बेचा। तो सारा सारी चीजें आप लिखते जाओगे एक दिन की चीजें, वो ये चीजें मैंने बेची, वो क्या हो गया, प्रारंभिक लेखा हो गया। और उसके बाद में जो होता है वो वर्गीकरण और खतौनी होता है। अब आपने पूरे दिन में तो सारी चीजें लिख ली, लेकिन वो सारी सारी साथ में लिख ली। अब कोई एक तो शक्कर है, दूसरी तरफ खल की बोरी है या फिर कोई टूथपेस्ट है, अब इनका क्या कोई मैचिंग ही नहीं हो रही। इनको आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा कि कौन सा जो है रसोई के राशन का सामान था, कौन सा पशुओं के लिए सामान था, कौन सा पर्सनल यूज के लिए सामान था। वो जब आप वर्गीकरण और खतौनी करोगे तो चीजें ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगी कि किस प्रोडक्ट को जो है ज्यादा बेचा गया था, किसको कम बेचा गया था, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। इसके बाद में क्या होता है कि सब चीजें जब हो जाती है वर्गीकरण खतौनी, फिर आप क्या पूरा हिसाब किताब लास्ट में जाके करते हैं कि कितना मुनाफा रहा कितना घाटा रहा। तो उसको हम कहते हैं अंतिम खाते बनाना। है ना, उसको कहते हैं अंतिम खाते बनाना। यहाँ पर चीजें जो होती है वो लेजर में, लेजर साइज नीचे वाला सॉरी। तो यहाँ पर होती है लेजर और ये है जर्नल। ठीक है ना, ये नाम भी है, इनका आप ध्यान रखें। और ये तीन चरण है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एक्स्ट्रा मार्क्स किसको मिलेंगे। अब यहाँ पर उसको मिल सकते हैं, जैसे कि उसने तीन तो पॉइंट लिखे ही लिखे हैं, साथ साथ में अगर किसी ने मान लीजिए एग्जाम्पल लिख दिया है तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकता है। और फिर अगर किसी ने अगर लेखांकन दोहरी लेखा जो प्रविष्टि उसको अगर डिफाइन भी कर दिया है तो वो नंबर गेन कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीजें कहना बड़ा आसान है, वहां पर लिख के आना बड़ा मुश्किल काम है, टाइम बहुत ज्यादा कम पड़ता है ना। अगर किसी ने 3 पॉइंट सीधे सीधे लिखे हैं तो नंबर कम से कम जितने बेसिक मिलने चाहिए उतने तो मिल जाएंगे। मैंने खुद ही जो है सीधे 3 पॉइंट ही लिखे हैं, बाकी एक्स्ट्रा चीज कोई नहीं लिखी है। अब अगला सवाल आता है आपका, और वो जो सवाल है वो एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग का है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी जो है इसमें आप नंबर ला सकते हैं। मान लीजिए आपने कभी ऑडिटिंग अकाउंटिंग पढ़ी भी नहीं है तो भी इसमें नंबर आएंगे। कैसे आएंगे, जैसे एक सवाल में पूछा है कि व्यवसाय की पूंजी की गणना कीजिए। एकदम नॉर्मल सा सवाल है, जैसे आपका कोई घर का बिजनेस है, आपसे पूछ लेंगे आपका कैपिटल कितना है, वो तो आप पता कर सकते हो ना कि भाई मेरे मेरे पास खुद के पास अभी इतने पैसे हैं, मेरे जो इस जो व्यवसाय इसका जो है टोटल जो है संपत्ति इतनी हो सकती है और इसमें मेरे इतना दायित्व है। तो वैसे आप इस चीज को सवाल को जो पूरा कर सकते हैं। जैसे इसमें लिख रखा है कि जो स्थायी संपत्तियां हैं वो 4 लाख की है, एक बार आपने ये पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि चालू दायित्व जो है 85,000 रुपए का है। और फिर आपने पढ़ा कि स्कंद यानी स्टॉक और विविध देनदार वे रोकड़ जो है करीब 90,000 रुपए। तो यहाँ पर सवाल एकदम सिंपल कैसे है कि ये आपके जो है वो सेट्स में आ जाएगी पूरी की पूरी पूंजी में, लेकिन ये जो है आपका क्या है, दायित्व है ये वाला। तो इसको आपको इसमें इन दोनों को जोड़ के घटा देना है, या फिर सीधा आप जो है 90,000 में से 85,000 घटो तो 5,000 पीछे बचते हैं और 5,000 को जो है आप 4 लाख में जोड़ दो, आपके जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4,05,000 रुपए। तो ये आपका जो है वो क्या बन जाएगा, वो आंसर जो है वो बन जाएगा 4,05,000 रुपए। ये हो गया होगा इक्कीस दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 4,05,000 रुपए। तो ये जो सवाल है वो मेरे हिसाब से सिंपल के अंदर ही आता है। और इसमें जो है कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा गेन करने वाली चीज है। अगर आपने सीधी कैलकुलेशन करके लिख दी है तो दो में से दो नंबर आपको जो है वो मिल जाएंगे। और अब जो अगला सवाल है वो अगला सवाल आता है कि सामाजिक लेखांकन के कोई दो या फिर कोई चार जो है दृष्टिकोण आपको जो है यहाँ पर लिखने थे सामाजिक लेखांकन के। अब यहाँ पर सब्जेक्टिविटी आएगी। सब्जेक्टिविटी ऐसे आएगी कि किसी मैंने जितने नोट्स देखे हैं या फिर पढ़े हैं किसी के भी, यहाँ पर चार दृष्टिकोण उन्होंने लिखे नहीं है दरअसल स्पेसिफिक कि ये चार दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो मैं खुद वहां पर जो है वो अपना अनुमान के आधार पर ही लिख के आया हूँ चीजें कि क्या क्या चार दृष्टिकोण हो सकते हैं और क्या क्या चार दृष्टिकोण नहीं हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो सवाल है वो आपके मॉडरेट टू टफ हो सकता है बच्चों के लिए, है ना। अगर क्योंकि आप अगर सही दिशा में चले गए हैं चार दृष्टिकोण लिखने में तो आपके नंबर आ जाएंगे, और अगर आप गलत डायरेक्शन में एक बार भी चले गए दृष्टिकोण लिखने में तो फिर नंबर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर नंबर कटने के चांसेस हैं। और अब अगर हम अगले सवालों में जाएं तो जो छठा सवाल है और इस पीडीएफ का जो 47वां सवाल है, ये सवाल अपने आप में टफ है और ये मैं तो खुद पूरा का पूरा जो है वो ब्लैंक करके आया हूँ, पूरा का पूरा सवाल जो है वो छोड़ के आया हूँ। अब ये जो सवाल है मेरे हिसाब से किसी भी कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलेगा कि किसी ने इतने न्यूमेरिकल जो है सोल्व करवाए हैं। अब मैं पिछले मेंस में भी जो है वो सवाल एक न्यूमेरिकल का पूछा गया था, मैं सारे के सारे वो न्यूमेरिकल प्रिपेयर करके गया था, लेकिन वैसे न्यूमेरिकल पूछे ही नहीं, इस बार नहीं पूछ लिए। तो नहीं पूछने के कारण मेरे हिसाब से 99% बच्चे ये सवाल या तो छोड़ के आए, और किसी ने अटेम्प्ट भी किया है तो मुझे नहीं लगता कि उसका सवाल पूरा का पूरा सही भी होगा। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ था। यहाँ पर जो है सब जो है 5 में से 5 नंबर जो है वो खो सकते हैं।
अगला सवाल जो है आपका आता है कि क्या तलपट का मिलान लेखा पुस्तकों की शुद्धता का एकाट्य प्रमाण है? यदि नहीं तो तलपट के मिलान के पश्चात भी कौन कौन सी जो है वो अशुद्धियां आपकी रह सकती है? तो इसमें सबसे पहला सवाल तो था, ये उत्तर देना चाहिए कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो सवाल आपके आ रखा है तो वो बेसिक नोट से आ रखा है, ये आप ध्यान रखें। कोई भी बेसिक नोट्स हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि बेसिक नोट्स है तो आ रखा है, लेकिन बेसिक नोट्स में कितनी आपको ये चीज़ें डिटेल में लिखा रखी है उस पर सब चीज़ें डिपेंड करेगी। जैसे मैंने जो नोट्स देखे थे उनमें मुश्किल से 2-3 पॉइंट लिख रखे थे उन्होंने कि ये त्रुटियां रह सकती है। तो अगर मान लो किसी ने 2-3 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर और किसी बच्चे ने 4-5 पॉइंट वो लिखा है, तो यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा गेन रहेगी और उसको यहाँ थोड़ा लॉस हो सकता है। बाकी आपको पता ही है कि कौन कौन सी जो अशुद्धियां रह सकती है, जैसे कि सत्यपूर्वक त्रुटि हो सकती है। ऐसे मामलों में सत्यपूर्वक त्रुटि कैसे हो सकती है कि आपने एक साथ जो है वो क्या कर दी, दो त्रुटियां कर दी। एक साथ दो त्रुटियां कैसे कर दी कि शक्कर तो आपने जो है वो 200 रुपए की बेची थी और आपने जो है आपका जो प्रारंभिक लेखा था, जो रफ वर्क होता है, आप कोई भी किराना स्टोर चलाता है, आपने वहां पर लिख दी कि 100 रुपए की शक्कर बेची गलती से। तो यहाँ पर 100 रुपए आपके क्या रह माइनस में, कि 100 रुपए आपने जो एक्स्ट्रा दिखाई ही नहीं। फिर आपने क्या किया कि जो खल की बोरी थी उसको जो है आपने क्यों जो था वो 2000 रुपए में जो है वो बेचा था, लेकिन आपने वहां पर लिख दिया कि आपने जो खल की जो बोरी थी उसको जो 21 रुपए में बेच दिया। इसलिए वहां पर जो 100 रुपए माइनस में दिख रहे थे शक्कर वाले और यहाँ पर जो है प्लस में दिख रहे हैं, तो एक दूसरे को उन्होंने जो है कट डाउन कर दिया। इस कारण लास्ट में जाकर जब उनके अंतिम खाते आप बनाओगे तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि दरअसल त्रुटि हुई कहां पर है, क्योंकि शक्कर के जो 100 रुपए आपने कम लिखे थे और जो खल की बोरी में आपने जो 100 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिए थे, उन्होंने एक दूसरे को जो काट दिया। तो ऐसे जो है सत्यपूर्वक त्रुटियों में पता ही नहीं लगता है कि दरअसल गलती कहां पर हुई है। दूसरी जो चीज हो सकती है कि आपने जो है गलत खाते में एंट्री कर दी हो। मान लीजिए कि आपको जो है 5 रुपए जो आप थे वो डेबिट खाते में लिखने थे राम के और आपने आपने लिख दिए लखन के, तो वो जब त्रुटि होती है तो वो भी आप अंतिम खाते जब बनाओगे आपको पता नहीं लगेगा। देखो ये सब चीजें, आप मान लीजिए गांव में किराना स्टोर है तो आप किसी को कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि भाई मैंने तेरे को शक्कर कितनी की बेची थी, मेरे हिसाब में गड़बड़ आ रही है थोड़ी बहुत, तो चीजें हो सकती है। लेकिन शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जहां पर कंज्यूमर ही बदलते रहते हैं, है ना। तो ये ऐसी त्रुटियां हो सकती है। और मेरी मेनली जो है ये दो त्रुटियां मेरी खुद की तरफ से सही रही है सटीक, बाकी शायद मैंने खुद ही जो सोच सोच के चीजें लिखी है। तो अगर अब यहाँ पर जो है पूरा पूरा जो है ऑडिट और अकाउंटिंग जो पार्ट है आपका पूरा पूरा खत्म होता है। और अगर हम पूरा पूरा अगर मोटा मोटा इसका विश्लेषण करें तो टोटल जो 7 सवाल थे और उन 7 सवालों में जो 2-2 मार्क्स के जो सवाल थे, 2-2 मार्क्स सवालों में 4 सवाल जो थे आपके सिंपल थे, है ना, उनको आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता था और नंबर अच्छे लिए जा सकते थे। एक सवाल थोड़ा सा जो है वो सब्जेक्टिव था कि बच्चा सही डायरेक्शन में गया है तो उसको सही लिख देगा 4 दृष्टिकोण, और थोड़ा बहुत भी अगर गलत डायरेक्शन में चला गया तो फिर सारी सारी चीजें गलत हो सकती है। बाद में अगर आप 5 मार्क्स वालों में देखोगे तो वहां पर जो है आपके एक सवाल तो बहुत ज्यादा टफ है ना, कोई शायद 1% भी शायद वो सही नहीं कर पाए। और एक सवाल जो आपका जो है वो आप क्या है, मॉडरेट है। तो ये जो है पूरा पूरा जो है मोटा मोटा खा कर आए। और इस पेपर को देकर मैं ये बता सकता हूँ बस इतना कि अगर आपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किए हैं ऑडिट और अकाउंटिंग के तो आप अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। बाकी आरबीसी आपको 1-2 सवाल ऐसे जरूर देगी जहां पर आप फंसोगे, लेकिन उन फंसने वाले सवालों से आपको डरना नहीं है कि ये मेरे को सवाल नहीं आया या फिर कोई कुछ नहीं आया, है ना, उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरी तरफ से राम राम साहब।